हेलो दोस्तों, क्या जो हम देख सकते हैं इसके अलावा और भी यूनिवर्सेस हैं? अगर अनगिनत यूनिवर्स हैं तो हम इसी यूनिवर्स में क्यों हैं? आज हम बात करेंगे मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज के बारे में। ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो मैं हूं आपका दोस्त विनोद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। क्या हम जो देख सकते हैं इसके अलावा और भी यूनिवर्सेस हैं? अगर अनगिनत यूनिवर्सेस हैं तो हम इसी यूनिवर्स में क्यों हैं? एक्चुअली कॉस्मोलॉजी की एक रिसर्च के दौरान हमें कुछ और भी मिला था। यूनिवर्स में और भी कोल्ड स्पीसीज हैं, मगर यूनिवर्स की सभी पॉपुलर साइंटिफिक मॉडल्स में इतने बड़े कोल्ड रीजन का होना इम्पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन यह एग्जिस्ट करता है। और क्वेश्चन यह है कि ऐसा क्यों है? थियोरेटिकल फिजिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हो सकता है आपने कभी ना सोचा हो, लेकिन साइंस के दूसरे अच्छे क्वेश्चंस की तरह कोई भी फिजिसिस्ट इसका जवाब देने में असमर्थ है। और वह क्वेश्चन यह है कि क्या जो हम देख सकते हैं इसके अलावा और भी यूनिवर्स हैं? करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपने प्लैनेट अर्थ से यूनिवर्स में 46.5 बिलियन लाइट ईयर तक हर डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर हम एक स्पेसशिप में बैठकर एक डायरेक्शन में 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करें तो क्या यूनिवर्स वहीं खत्म हो जाएगा? यह क्वेश्चन फिजिसिस्ट से पूछोगे, अगर वह कोई यस करता है तो इसका मतलब यह है कि उस इंसान को साइंस की नॉलेज नहीं है। लेकिन इसके आगे भी यूनिवर्स कितना बड़ा है, यह क्वेश्चन साइंस की फील्ड में काफी चर्चा में रहता है। MIT के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एलन गर्थ यूनिवर्स की फील्ड में काफी फेमस नाम है। उनका मानना है कि उन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 3 से 1023 गुना बड़ा हो सकता है। वह सिर्फ हमें यह बड़े नंबर्स नहीं दिखाना चाहते, बल्कि हमारे दिमाग को मेल्ट डाउन करना चाहते हैं। इस थ्योरी को काफी ज्यादा प्रमोट करते हुए दिखते हैं कि हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्सेस में से एक है। 5वीं शताब्दी BC में किया गया था कि हर चीज एटम से बनी है। उससे कुछ सेंचुरी बाद फिलोसोफर क्रिसमस ने यह सजेस्ट किया था कि जब एटम्स को लाइट करते हैं तो इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ मल्टीपल यूनिवर्स बनते हैं जो एक्सपायर होते जाते हैं और रीजनरेट भी होते हैं। यह एक इंटरनल साइकिल है, लेकिन उस टाइम पर उन लोगों को यह नहीं पता था कि इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, क्योंकि उस टाइम वह टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। मगर आज टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और हम अब कुछ चीज़ जैसे कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन और ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इन सब से हमने क्या डिस्कवर किया, कैसे यूनिवर्स मिल रहे हैं जो कि 13.8 बिलियन वर्ष पहले बना था और यह लगातार ग्रो कर रहा है। लेकिन यह कैसे बना, इसका जवाब देने का सबसे सही तरीका यह है कि यह पूछा जाए कि बिग बैंग के दौरान या उससे जस्ट पहले क्या हुआ था। पर इसका जवाब देना इतना आसान नहीं था, लेकिन यह डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एलन गर्थ को रोक नहीं पाया और उनके कुछ कलीग्स एड्रियास अल्बर्ट और आंड्रे लिंडे पॉल स्टाइन हॉल ने भी उनके साथ मिलकर वह भी काम करने लगे। 18th में वह इन्फ्लेशन थ्योरी लेकर आए, जिसमें क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स के इतिहास को जोड़कर देखा गया। उसमें यह बताया गया कि बिग बैंग के जस्ट बाद लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज एक्सपेंशन हुआ था और इन्हीं शुरुआती मोमेंट्स के दौरान यूनिवर्स प्रोटॉन की लेस थन ओपिनियन साइज से बढ़कर ऑलमोस्ट एक नारंगी के साइज जितना बड़ा हो गया और उसके बाद ट्रेडिशनल बिग बैंग हुआ, जिसे हॉट बिग बैंग भी कहते हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्सिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करती है। देखिए, हमारा यूनिवर्स काफ़ी यूनिफॉर्म है। अगर हम देखें तो हमारे यूनिवर्स में हमें ऐसा दिखेगा कि कहीं पर सितारे हैं, कहीं गैलेक्सीज हैं और कहीं पर ब्लैक होल्स हैं। लेकिन अगर आप पूरे यूनिवर्स को एक साथ देखोगे तो आप पैटर्न नोटिस करना शुरू करोगे। स्पेस बेसिकली काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि फ्लैट बीच पर रेत के कणों की तरह। इनफैक्ट अगर आप बैकग्राउंड रेडिएशन को यूनिवर्स के 2 रैंडम पैचेस से मैच करोगे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा। मे बी 0.001% का डिफरेंस हो सकता है,
यह कहना मुश्किल है कि नॉन इन्फ्लेटेड यूनिवर्स कैसा रहेगा, लेकिन कुछ मॉडल सजेस्ट करते हैं कि वह यूनिवर्स ऐसा दिखेगा जिसमें गैलेक्सी का मास एक साथ होगा और उसके आसपास कुछ नहीं होगा। इन्फ्लेशन द यूनिवर्स को बिग बैंग से पहले यूनिफॉर्म रखा गया। अब क्योंकि इन्फ्लेशन थ्योरी इन सब चीज़ों का जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से दे रही थी, तो अब इसे भी बिग बैंग थ्योरी में इन्वॉल्व कर लिया गया। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन थ्योरी को बिग बैंग के साथ जोड़ते हो तो लगभग हर साइंटिफिक मॉडल मल्टीवर्स की तरफ इशारा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनल इन्फ्लेशन मॉडल को देखें। जैसे जैसे स्पेस इन्फ्लेट होता है यानी कि एक्सपैंड होता है, उसका साइज एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ता है और वह कई बिग बैंग करता जाता है और उसका रिजल्ट एक न्यू यूनिवर्स होता है। जैसे कि हमारा यूनिवर्स इसी तरीके से बना है। हमारे यूनिवर्स भी उसी पॉकेट या बबल यूनिवर्स में से एक है जो इंटरनल इन्फ्लेटेड यूनिवर्स या पेरेंट यूनिवर्सेस का पार्ट है। चाहे जो भी हो, यह कहना काफ़ी रीजनेबल है कि अगर इन्फ्लेशन से हमारा यूनिवर्स भी बना है तो इसके जैसे और भी यूनिवर्सेस होंगे, और इन्फ्लेशन सच में इंटरनल है तो अनगिनत यूनिवर्स भी होंगे। अगर हमारा यूनिवर्स उन्हीं में से एक ही है, हो सकता है वहाँ पर 3 डायमेंशन से ज़्यादा या 3 डायमेंशन से कम भी डायमेंशंस हों। अगर एक्चुअली में इन्फिनिटी यूनिवर्स है तो हम उनमें से एक में हैं और उनमें से काफ़ी छोटी परसेंटेज है जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। मल्टीपल यूनिवर्सेस के केसेस में यह भी थ्योरी है, यह पॉसिबल है कि दूसरी यूनिवर्स में अपने कुछ अलग लॉज का फिजिक्स होंगे। यह बातें जवाब से ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि अगर यूनिवर्स हैं, हम इसी यूनिवर्स में क्यों हैं? सभी यूनिवर्स में लाइफ है या सिर्फ कुछ में ही पॉसिबल है? क्या सभी यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज एक जैसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ हैं? बड़े सवाल हैं। तो चलिए इस छोटे छोटे स्केल पर देखते हैं और यूनिवर्स की जगह प्लैनेट्स शब्द यूज़ करते हैं। ह्यूमैनिटी सेंचुरी से सितारे की बजाय प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रही है और 2024 तक हमने ऑलमोस्ट 5000 प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के हैं। अगर हमारा घर इतना भी यूनिक नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो हम सिर्फ इसी प्लैनेट पर क्यों रहते हैं और क्यों नहीं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 1560 इंडो प्लैनेट्स पर क्यों नहीं रहते हैं? साइंटिस्ट के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। इसके पास उनके लिए सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि गोल्डीलॉक्स जोन और हैबिटेबल जोन, जिसमें कि प्लेनेट अपने होस्ट स्टार से परफेक्ट दूरी पर चक्कर काट रहे हैं और जिसकी वजह से उनके सरफेस पर लिक्विड पानी है, और जिसका मतलब यह है लाइफ। लेकिन बायोलॉजिकल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें और भी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिज्म को डेली आयनाइजिंग कॉस्मिक रेडिएशन से बचने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेयर में हेल्दी नाइट्रोजन प्लेनेट के मास एक स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए ताकि उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेल डिवीजन पर कोई भी असर ना हो। ऐसा भी ना हो कि ग्रेविटी होगी ही नहीं जिसकी वजह से सेल आपस में टकराते रहेंगे। सिंपल भाषा में कहें कि अगर किसी प्लैनेट पर जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए अगर ये सारी कंडीशंस रैंडमली मौजूद ना हो तो वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। आपको ये सब एक रैंडम सा लगता होगा। यूनिवर्स की इस जगह पर हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम यही एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं। हम इसी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस इन्वायरमेंट के लिए हम डिज़ाइन नहीं किए गए, बल्कि हमारा इन्वायरमेंट हमें डिज़ाइन करता है। हम लकी नहीं है, प्लैनेट अर्थ बाय चांस ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर लाइफ क्रिएट हो सकती है और इसी वजह से हम यहाँ हैं, जिसे हम गोल्डन ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। एक राइट अमाउंट ऑफ फिजिक्स, ideal temperature, optimum construction of background radiation and perfect size and shape लाइफ का जनरेशन फॉलो करती है। हम नहीं पता कि वह ऑप्टिमम परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या होती है, लेकिन हमारे यूनिवर्स के साथ बिलियन डेड यूनिवर्स भी होंगे। एक्चुअली यह जो हमारा यूनिवर्स की परफेक्ट कंडीशन है, यह मल्टीवर्स की थ्योरी को सपोर्ट करती है। अगर यही अकेला यूनिवर्स होता तो यह काफ़ी कन्वीनियंट होता। तो ऐसा लगता है कि जैसे थ्योरेटिकली फिजिसिस्ट के लिए मल्टीवर्स एक आसान तरीका है उन क्वेश्चंस का जवाब देने का जिनका जवाब हमारे पास नहीं है।
जैसे यूनिवर्स ऐसा क्यों है, मल्टीवर्स लाइफ यहाँ क्यों है, मल्टीवर्स पर क्या हम यह प्रूव कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कहीं यूनिवर्स में से एक है, क्या इसकी एक बाउंड्री भी है, या फिर हम अकेले ही पॉसिबल हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स एक बबल की तरह हो, दूसरे यूनिवर्स की तरह। अगर हमारा यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकराए तो हम इसका इम्पैक्ट मेजर कर पाएंगे, अप्रूव कर पाएंगे कि और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर यूनिवर्स को लाइट करेंगे तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा। इसे 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यह एग्जिस्टेंस में आया और पहले ही अटेम्प्ट में प्लैनेटरी लाइफ को सपोर्ट करने लग गया। अगर यूनिवर्सल ग्रेविटी की स्ट्रेंथ 1% कम या ज़्यादा होती तो यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और यही चीज़ बाकी और पैरामीटर्स पर भी अप्लाई होती है। जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट कांस्टेंट फ्यूजन, हाइड्रोजन और डायमेंशंस, इन सब चीज़ों का परफेक्ट होना ज़रूरी था ह्यूमंस के लिए। दूसरी तरफ अगर हमारा यूनिवर्स कहीं यूनिवर्स में से एक है तो यह उतना रिमार्केबल नहीं है कि हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक कार क्रैश की तरह समझते हैं जिसमें दो यूनिवर्स एक कार की तरह टकराएंगे और हो सकता है कि इसमें हेड ऑफ कोलिशन हो जिससे कि दोनों खत्म हो जाएं या फिर जस्ट स्क्रैच ही आए। अब इसके बाद भी अगर हम जिंदा रह पाएंगे तो भी हम रेडिएशन को ऑब्जर्व करके पता लगा पाएंगे कि कुछ ऐसा हुआ है। एक्चुअली में एक रिसर्च के दौरान हमें कुछ ऐसा मिला था, अर्ली 2000 में कुछ रिवील किया गया था हमें कुछ और वो यह था कि नॉन कॉन्स्टेलेशन में स्पेस का एक रीजन काफी ठंडा था। अब कितना ठंडा? 0.007 केल्विन, कॉल्ड अ टेम्परेचर बाकी के एवरेज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो कि 2.7 केल्विन है उससे भी कम था। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि यूनिवर्स काफ़ी यूनिफॉर्म है और यूनिवर्स के बाकी हिस्सों के मुकाबले यह जगह काफ़ी ठंडी है। जब उसे इंस्पेक्ट किया गया तो यह पता लगा कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली में मैटर हीट प्रोड्यूस करता है और इस एरिया में मैटर ऑलमोस्ट 20% कम है, और यह कोई छोटी जगह नहीं है, यह जगह काफ़ी बड़ी है। तो पूरे 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस इस कोल्ड स्पॉट भी कहते हैं, और यह एक कॉस्मिक डेजर्ट है। हमें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह क्या है, मगर जो भी है एक बड़ा स्ट्रक्चर हमने देखा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में और भी कई कोल्ड स्पीसीज हैं, मगर यूनिवर्स की सभी पॉपुलर साइंटिफिक मॉडल का कहना है कि इसमें इतने बड़े कोल्ड रीजन का होना इम्पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन यह एग्जिस्ट करता है। और क्वेश्चन यह है कि क्यों यह नॉर्मल हाइपोथेसिस कि कोई दूसरा यूनिवर्स हमसे टकरा गया था, और जब यह हुआ था तो उस जगह से मैटर गायब ही हो गया था और वहां निशान पड़ गया कि जैसे स्पेस स्क्रैच। इन सब क्लूज के बाद भी मल्टीवर्स सिर्फ एक आइडिया ही है जो कि यूनिवर्सिटीज में डिस्कस किया जाता है और कई लोगों के द्वारा इस पर शक भी किया जाता है। मल्टीवर्स सिर्फ एक आउटकम है दूसरी थियरीज का, जैसे कि इंटरनल इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थियरी। हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो इससे डायरेक्टली टेस्ट कर सके, और तब तक के लिए यह सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। अगर आप इस देखें तो यूनिवर्स का मतलब है कि एवरीथिंग, मल्टीवर्स का मतलब है मल्टीपल एवरीथिंग्स। लैंग्वेज का मल्टीवर्स वाला आइडिया ज़्यादा सही है, तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और स्कैरी भी है, क्योंकि इन्फिनिटी यूनिवर्स का मतलब हमारे जैसा कोई आइडेंटिकल यूनिवर्स भी हो सकता है, और जहां हमारे जैसा कोई आइडेंटिकल ट्विन हो, और हो भी सकता है कि एक ऐसा यूनिवर्स भी हो जहां पर कुत्ते बिल्लियां हमारे ऊपर राज कर रही हों और हम उनके लिए चूहे पकड़ रहे हों। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।